हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। इस पेपर में हम आरजीपीवी का जो जस्ट अभी दिसंबर 2023 में बी ट्रिपल ई का एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। किस यूनिट से कितना आया है और थ्योरी का क्या रहा है पोर्शन, न्यूमेरिकल का क्या रहा है, कैसी तैयारी करनी है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोगों के लिए मैंने इस पेपर का पूरा एक कंप्लीट सोल्यूशन बनाया है यहाँ पे, जो कि मैं दिखाऊंगा। और बीइंग ए टीचर हम बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कैसा लिखें ताकि 100% मार्क्स उनको मिले। तो मैंने पूरे आठों के आठों क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं। कितना कंटेंट लिखना है, क्या एग्जैक्टली आंसर है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। कंप्लीट पेपर का एनालिसिस है, तो आप वीडियो के साथ बने रहना आखिरी तक। ये पूरे के पूरे 7 6 5 6 7 और ये आपके 8 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने पूरे सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, पहले पेपर से शुरू करते हैं। पेपर में क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो ये तो ठीक है, 70 मार्क्स का है, 5 करने हैं 8 में से। क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट 1 का क्वेश्चन है, डीसी सर्किट है, मैश एनालिसिस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप नोट करना, क्वेश्चन नंबर 1 का ए मैश एनालिसिस है, सॉल्व करेंगे अभी आगे। और क्वेश्चन नंबर 1 का बी क्या है, सुपरपोजिशन है। मतलब यूनिट 1 से क्या क्या आया, मेश और सुपरपोजिशन। क्या नहीं आया, नोडल और थेवेनिन्स, तो वो आपको देखना है अच्छे से। इसको कैसे सॉल्व करना है आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अगर 2 क्वेश्चन को देखें तो ये बेसिकली जो 2 का ए पार्ट है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन है। ये यूनिट 1 में ही दिया हुआ है, लास्ट में एक लिखा हुआ है टॉपिक स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, उसका डेरिवेशन है, ये देखेंगे। और जो 2 का बी है ये कैसा है, ये एसी वेव के फंडामेंटल जो टर्म्स हैं, टाइम पीरियड, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, इनकी डेफिनेशन है। मतलब ये थोड़ा सा थ्योरी है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो एक तरह का न्यूमेरिकल था दोनों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, थ्योरी है, लेकिन 2 का जो ए पार्ट है उसमें डेरिवेशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सिंगल फेज एसी सर्किट का क्वेश्चन है। एक चोक कॉइल है, उसका रेजिस्टेंस इतना है, इंडक्टेंस इतना है, सीरीज विद द कंडेंसर के साथ एक सीरीज में है, और पूरा सर्किट ऐसे ऐसे है, तो उसका इम्पीडेंस, करंट, पावर फैक्टर, रियल पावर। ये एक बहुत ही सिंपल सा सिंगल फेज एसी सीरीज सर्किट का, आरएलसी सर्किट का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो इसी का पार्ट बी है, पार्ट बी में पूछ रहा है आपको कि आरएलसी सीरीज सर्किट। क्वेश्चन नंबर जो ये बी है, इसमें सीरीज आरएलसी सर्किट का इम्पीडेंस, करंट, पावर फैक्टर, मतलब ये थ्योरी वाला एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के ए की बात करें तो क्या बोल रहा है कि डिस्कस दी अबाउट एक्टिव, रिएक्टिव, अपीरेंट पावर एंड ये भी क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी है ये यूनिट नंबर 3 है। तो अगर मैं देखूं यूनिट 2 से कितना आया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी से लेके 3 पूरा, मतलब 21 मार्क्स का आया है यूनिट 2 से यहाँ पे। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 का बी है, मैग्नेटिक वाली जो यूनिट है आपकी, यूनिट 3 जिसमें ट्रांसफार्मर और मैग्नेटिक मटेरियल वाला पोर्शन है, उससे है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए है, डिस्कस द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब ये थ्योरी का क्वेश्चन, इसमें फैराडे लॉ, लेंज लॉ, ये सारी चीजें बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, ओसी टेस्ट और एससी टेस्ट। आप इसके न्यूमेरिकल जरूर प्रैक्टिस करके जाओ, ये एकदम आता ही आता है, बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन में भी मैं बताऊंगा, लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर का पेपर का सोल्यूशन भी मैंने अपने चैनल पे डाला है, प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। तो ये ओसीएससी टेस्ट का एक न्यूमेरिकल आता ही आता है, इसको अच्छे से देखना है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 6 के ए की बात करें तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है। ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड टाइप का क्वेश्चन है, मतलब बीइंग ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थोड़ा सा ये क्वेश्चन कहना चाहिए कि हाई लेवल पे चला जाता है। फिर भी इस वीडियो में मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, समझाया है, पूरा कैसे लिखना है ये भी बताया है। क्वेश्चन नंबर 3 का अगेन, आई मीन क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है, ये भी एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का न्यूमेरिकल है। पावर फ्लो स्टेजेस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, उस पर बेस्ड है। मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए ये, फिर भी आया है तो देख लेंगे क्या क्यों कैसा है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए, तो ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक फुल एडर सर्किट बनाना है, पहले पूछा है कि एडर सर्किट क्या है, और फुल एडर सर्किट के बारे में इसमें आपको बताना है कि क्या होता है, तो ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है। क्वेश्चन नंबर 7 का भी अगेन थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस तरह के क्वेश्चन आने की, ट्रांजिस्टर की बाइसिंग का क्वेश्चन है, फिक्स्ड बाइस का क्वेश्चन है। फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बताऊंगा, इसमें सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 में जेके फ्लिप फ्लॉप थ्योरेटिकल है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सोर्सेस क्या, देखो ओसीएससी टेस्ट की यहाँ पे थ्योरी लिखने की आ गई है, डी मॉर्गन्स थ्योरम भी है। मतलब अगर मैं बात करता हूँ ये 1 एंड 4, ये किससे आ गया आपका, यूनिट नंबर 5 से। ये जो 2 वाला पोर्शन था ये आपके आप हो गया यूनिट 1 से।
ये हो गया यूनिट नंबर 3 से, तो ये 1 से हो गया, ये 3 से हो गया, ये 5 से हो गया, ये यूनिट 5 से हो गया। तो अगर आप इस क्वेश्चन को, ये यूनिट 5 का है, अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये एक बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर है। ये भी यूनिट 5 से है। और क्वेश्चन नंबर 6 के अगर ए की बात करें तो ये यूनिट 4 का क्वेश्चन है, ये भी यूनिट 4 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें तो ये जो है यूनिट 3 का क्वेश्चन है, ये भी यूनिट 3 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करते हैं तो ये आरएलसी सर्किट है, यूनिट 2 का क्वेश्चन है, ये यूनिट 3 का क्वेश्चन है। इसकी बात करते हैं तो ये भी यूनिट 2 का क्वेश्चन है, ये भी यूनिट 2 का ही क्वेश्चन था, ये न्यूमेरिकल जो था। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो बी पार्ट है ये यूनिट 2 से है, और ये यूनिट 1 से है। और ये आपका जो ए और बी पार्ट है ये दोनों यूनिट, ये वाला भी क्वेश्चन यूनिट 1 से था और ये क्वेश्चन भी यूनिट 1 से है। ठीक है, तो ये तो रहा क्वेश्चन पेपर। थोड़ा सा देख लेते हैं न्यूमेरिकल, देखते हैं कितने नंबर का यहाँ पे है। तो मैं आउट ऑफ मतलब पूरे 8 क्वेश्चन को एनालिसिस करके बता रहा हूँ। तो ये 7 मार्क्स का ये हो गया, 7 मार्क्स का ये हो गया, 14 14 14 14, ये हो गया 3। तीसरा नंबर का क्वेश्चन हो गया, ये भी न्यूमेरिकल है। देन ये भी न्यूमेरिकल है, 4 न्यूमेरिकल हो गए। ये हो गया जो ये बी है, 5 न्यूमेरिकल हो गए। और ये 6 न्यूमेरिकल हो गए। तो न्यूमेरिकल 6 × 7 मतलब 42, 42 मार्क्स का आपका इसमें न्यूमेरिकल है। मतलब पूरे 8 क्वेश्चंस का बता रहा हूँ मैं। 70%, 70 में देखोगे तो वो कम हो जाएगा क्योंकि आप चॉइस करते हो आउट ऑफ 5। ठीक है, तो ये एक एनालिसिस था 42 मार्क्स के। आपके इसमें न्यूमेरिकल हैं। और अगर मैं देखता हूँ रिमेनिंग जो भी बच रहा है, मतलब जो 8 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का था, तो 14 × 8 कर देना और -42 कर दोगे, तो इतने जो है इतने थ्योरी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं सोल्यूशन कैसे है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए था, एक सर्किट था, सेम सर्किट यहाँ पे बना हुआ है। इस सर्किट में आपको मेश करंट दिए हुए थे, I1 I2 I3, उन तीनों की बस केवल वैल्यू बतानी थी, कुछ नहीं करना है। आपने मेश इक्वेशन कैसे लगाते हैं ये पता होना चाहिए। तो ये इसको मेश 1 मान लो, इसको मेश 2 मान लो और इसको मेश 3 मान लो, तीनों पे लगाओ। तो ये केवीएल इक्वेशंस लिखने हैं। तो क्या करना है, जिस जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है ना, और जिस भी डिवाइस से गुजर रहा है, एलिमेंट से गुजर रहा है, उसका फर्स्ट साइन लो। तो क्या लिखा है, -7। यहाँ पे इंटर किया तो प्लस, रिलीज हुआ तो माइनस, तो कितना ड्रॉप बना रहा है, I1 × 1। तो देखो -7 I1 × 1, और एट द सेम टाइम I2 कैसे जा रहा है, यहाँ से इंटर कर रहा है, यहाँ से रिलीज हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे जा रहा हूँ I1 को लेकर, तो ये प्लस साइन इसके लिए इनकाउंटर हो रहा है I1 के लिए, और माइनस साइन यहाँ पे इनकाउंटर हो रहा है। दैट्स वाई ये थ्योरी यहाँ पे आप देख लेना, मैसेज एनालिसिस की, I1 - I2 × 1 प्लस अगेन ये आ गया तो +6, और फिर ये 2 में क्या लिखेंगे, तो प्लस का I1 और माइनस का I3, ये प्लस का I1 और माइनस का I3। इसी तरह से मेश नंबर 2 के लिए आपको लिखना है, मेश नंबर 3 के लिए लिखना है। तो 3 इक्वेशंस आपके हो गए। ये फाइनली इक्वेशन 1 हो गया, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। 3 इक्वेशंस, 3 अननोन्स की प्रॉब्लम है, और ये आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, I1 I2 I3 के फॉर्म पे इसको लिखना है, और ये आपके फाइनली आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी की बात करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम का क्वेश्चन था। ऐसा एक नेटवर्क दिया है, कितने सोर्सेस लगे हुए हैं, तो एक 9 वोल्ट का सोर्स है, एक 3 वोल्ट का सोर्स है। और यहाँ पे आपको ये जो नोडल वोल्टेज है ना, ये नोड है, इस नोड को हम नाम ले लेंगे ए बी। यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू बतानी है। मतलब सुपरपोजिशन क्या करते हैं, एट ए टाइम एक सोर्स को लेते हैं, दूसरा सोर्स क्या करते हैं, दूसरा सोर्स डीएक्टिवेट कर देते हैं। वोल्टेज सोर्स को कैसे डीएक्टिवेट करते हैं, शॉर्ट सर्किट करके। करंट सोर्स को कैसे डीएक्टिवेट करते हैं, ओपन सर्किट करके। तो देखो कि ये एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है। सुपरपोजिशन थ्योरम टू कैलकुलेट लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 का भी है। थोड़ा सा यहाँ पे सुपरपोजिशन की थ्योरी लिख दी कि फॉर अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम कंसीडर ओनली वन सोर्स एट ए टाइम एंड न्यूट्रलाइज और डीएक्टिवेट अनदर सोर्स एंड कैलकुलेट द रिस्पॉन्स, देन रिपीट दिस प्रोसेस विथ अनदर सोर्स। तो ये आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है इससे जांचने वाले के ऊपर। केस वन में आपने कौन सा सोर्स लिया है, तो आपने 9 वोल्ट की बैटरी को कंसीडर किया है, और 3 वोल्ट की बैटरी को क्या कर दिया है, शॉर्ट सर्किट। तो देखो यहाँ पे 3 वोल्ट की जहाँ बैटरी लगी थी, मैंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा शॉर्ट पाथ रखा हुआ है। इस तरीके का आपका नेटवर्क बन गया। केस 1 है, और केस 1 में जो 9 वोल्ट से वी नॉट आ रहा है उसको क्या बोल दिया, वी नॉट डैश बोल दिया। क्या बोल दिया, वी नॉट डैश। और जो यहाँ पे जब आप 3 वोल्ट की बैटरी लोगे तो क्या बोल दिया, वी नॉट डबल डैश। और फाइनल निकालना है तो क्या बोलेंगे, वी नॉट डैश प्लस वी नॉट डबल डैश, ऐसे करके आप सम कर देंगे। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन, ये जो ये वाला पर्टिकुलर ये वाला जो अपना नेटवर्क बन रहा है, ये वाला नेटवर्क, तो एक बड़ी ही सिंपल प्रॉब्लम है। ये नोडल से देखो, नोडल से आप वी नॉट डैश निकाल सकते हो। कैसे, आप यहाँ पे नोड वोल्टेज मान लो वी नॉट डैश, और नोड ए पे केसीएल लगा दो। 3 आउटगोइंग करंट्स मैंने मान लिए I1 I2 I3। तो ये मेरा एक इक्वेशन बना। देन I1 क्या हो रहा है, तो वी नॉट डैश अपॉन 4 + 5
I2 क्या हो रहा है, I2 हो रहा है V नॉट डैश माइनस 9/3, ये हो गया। I3 क्या हो रहा है, V नॉट डैश अपॉन 1। तो ये तीन ये इक्वेशन अपना बन गया। इस इक्वेशन को यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, तो मेरे V नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, V नॉट डैश की वैल्यू आ गई है अपनी 27/13। सिमिलरली अब क्या करना है, इस 9 वोल्ट वाला जो सोर्स यहाँ पे लिया था ना, इसको देखो इस केस में न्यूट्रलाइज कर देना है, ये केस 2 है, और 3 वोल्ट की बैटरी लेना है। अगेन V नॉट डबल डैश निकालना है, बिकॉज V नॉट डैश किसके कारण था, 9 वोल्ट के कारण। V नॉट डबल डैश किससे है, 3 वोल्ट के कारण। तो अगेन सेम यहाँ पे फिर से नोडल लगाया, I1 I2 I3 लिया, करंट के डायरेक्शन से ज्यूम किए, उसके हिसाब से ये इक्वेशन बनाई, केसीएल इक्वेशन बनाई नोड ए पे, और वी नॉट डबल डैश निकाला। तो फॉर्चुनेटली ये भी 27/3 आ रहा था। तो कंप्लीट रिस्पॉन्स दोनों सोर्सेज से क्या होगा, सुपरपोजिशन क्या बोलता है, इंडिविजुअल से जितना आ रहा है उनको सम कर दो। तो 27/13 प्लस 27/13, तो ये आपका कुछ इस तरीके का आंसर आ गया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ए पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए देखो, एक पैकेज टाइप का क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का डेरिवेशन पूछा गया है। तो ये मैंने सबसे पहले क्या बनाया, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन लिखा, देन दो फिगर बना दिए। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये R1 R2 R3, तो ये ब्लू से है, ये दूसरे कलर से आपने बनाना है, RX RY RZ। तो ये फिगर बता रहा है स्टार टू डेल्टा कैसे कन्वर्टन का एक फिगर ये इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पे मेन जो कलर है अपना ब्लू कलर, वहां से क्या है, RX RY RZ। तो RX RY RZ कैसे कनेक्टेड है, डेल्टा में, और हमको क्या निकालना है, R1 R2 R3। तो ये कौन सा कन्वर्जन यहाँ लगेगा, डेल्टा टू स्टार। यहाँ पे कौन सा कन्वर्जन लगेगा, स्टार टू डेल्टा। टर्मिनल्स कितने हैं, A B C। तो तीन टर्मिनल्स के बीच में रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करने के दो तरीके हैं, आइदर यू कैन कनेक्ट इन स्टार और यू कैन कनेक्ट इन डेल्टा। अगर आपने एक बार स्टार कनेक्ट कर दिया तो उसका इक्विवेलेंट डेल्टा क्या होगा, अगर आपने डेल्टा कनेक्ट किया है तो उसका इक्विवेलेंट स्टार क्या होगा, ये रिलेशन निकालना है। तो कुछ नहीं है यहाँ पे, ये कुछ स्टेप्स आपको मैं तो कहूंगा याद ही कर लो, प्रैक्टिस कर लो। 100% ये क्वेश्चन आना ही आना है, इस बार भी आ सकता है। देखिए इस क्वेश्चन में आया था इस बार स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इस बार आ जाएगा डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन आपको दोनों अप्रोच करने पड़ते हैं तभी पूरा डेरिवेशन आता है। तो हमने क्या किया, आर ए बी ले लिया। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो इस फिगर को देखो, तो ये ए है, ये क्या है, बी है। अगर आप इन दोनों से देखते हो तो आपको आर ए बी कितना डिस्टेंस दिखता है, R1 प्लस R2। यहाँ पे हम ओपन रखते हैं इसको। सिमिलरली अगर मैं इस फिगर में देखता हूँ, डेल्टा वाले फिगर में, तो मुझे आर ए बी कितना दिखता है, मुझे आर ए बी दिखता है डेल्टा वाले फिगर में, ये आपने ए देखा, यहाँ पे बी है, तो कितना दिख रहा है, आर वाई। ये आर वाई है, आर वाई पैरेलल किसके दिख रहा है, आर एक्स और आर जेड। और आर एक्स आर जेड कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में। वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आर एक्स आर जेड सीरीज में है, आर वाई पैरेलल में है। देन अगेन दूसरा बीसी में जा रहे हो तो R2 R3 यहाँ पे हो रहा है, डेल्टा में हो रहा है। इस तरीके से ये तीन इक्वेशंस हो गए आपके, ठीक है। और ये पैरेलल को सॉल्व किया, क्या होता है, a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये अपना पैरेलल का जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इधर आ गया, तीन इक्वेशन है। अब ये वाला ऑपरेशन लगाना है आपको, अप्लाई दिस ऑपरेशन। क्या है, 1 + 2 - 3। इक्वेशन 1 से 2 को प्लस करो और 3 को माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + 2, तो क्या दिख रहा है, आर ए बी प्लस आर बी सी माइनस आर सी है। इस साइड देखो तो R1 प्लस R2 माइनस R2 माइनस R3 प्लस R1 प्लस R3। इतना जब आप ऑपरेशन लगाते हो तो आपको क्या आता है, 2R1। कितना आया यहाँ पे, 2R1। सिमिलरली यहाँ पे भी लगाना है, राइट साइड पे भी लगाना है, इनमें भी वही सेम ऑपरेशन लगाना है, दिस प्लस दिस माइनस दिस। तो ये आप इसका इस तरीके से इतना आ जाएगा। इसको रिजॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से निकल के आएगी क्या वैल्यू, R1 की। और R1 की वैल्यू देखो अगर अपने फिगर में, तो क्या डिनोमिनेटर में क्या है, आर एक्स आर वाई आर जेड, न्यूमरेटर में क्या है, आर एक्स आर वाई। तो अगर आप देखो R1 को कौन सी चीजें साइड कर रही हैं, आर एक्स आर वाई। तो क्या हो गया न्यूमरेटर में, आर एक्स आर वाई अपॉन आर एक्स आर वाई आर जेड। इसी तरीके से R2 का फॉर्मूला कैसे बनेगा, मैंने सिमिलरली करके लिख दिया, आर वाई इंटू आर जेड अपॉन आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड। R3 का क्या फॉर्मूला बनेगा, आर एक्स इंटू आर जेड अपॉन आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड। तो ये मेरे को देखो आप कि यहाँ पे फार्मूला किसका निकाल रहा हूं मैं, R1 R2 R3 का। गिवन क्या है, आर एक्स आर वाई आर जेड। मतलब ये जो तीन मेरे फॉर्मूले आए हैं, ये कौन सा कन्वर्जन हुआ है, डेल्टा टू स्टार। पूछा क्या गया था, स्टार टू डेल्टा। अभी क्या आया है, डेल्टा टू स्टार आया है। यहाँ पे ये जो तीनों इक्वेशन है डेल्टा टू स्टार के। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखोगे डेल्टा टू स्टार पे जब हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गए, फिर हमको ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये ऑपरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1। ये लेफ्ट साइड राइट साइड परफॉर्म करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फाइनली ये इक्वेशन आएगा, किसका, RX इन टर्म्स ऑफ R1 R2 R3। तो देखो RX इन टर्म्स ऑफ, ये RX है, RX इन टर्म्स ऑफ क्या आ रहा है, R1 R2 R3। मतलब क्या हो रहा है, ये
डेल्टा का रेजिस्टेंस निकाल रहे हो इन टर्म्स ऑफ स्टार, तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, स्टार टू डेल्टा। और एक इक्वेशन में जैसी सिमेट्री आती है बाकी के दो इक्वेशंस में भी वही सिमेट्री बना के लिख देनी है। क्यों बोल रहा हूँ सिमेट्री वर्ड, जैसे आर एक्स के साथ क्या था, आर वन आर थ्री अपॉन आर टू, तो जो रिमेनिंग बच रहा है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है, और आर वन आर थ्री न्यूमरेटर में क्यों है, तो देख लेते हैं आर एक्स का आर वन आर थ्री के साथ क्या रिलेशन है। तो देखो आप आर एक्स को कौन सी चीज सराउंड कर रही है, आर वन और आर थ्री। सिमिलरली अगर आर वाई की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर वन आर टू अपॉन आर थ्री। आर जेड की बात करेंगे तो आर टू इंटू आर थ्री अपॉन आर टू, आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर टू इंटू आर थ्री अपॉन आर वन, ऐसा इक्वेशन सिमिलरली करके आपको लिख देना है। यहाँ से ये होता है कंप्लीट। ये आपको लिख देना है कि इक्वेशन जो आपके 6, 7, 8 थे आर दी फॉर्मूलाज फॉर स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ से ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 का ए। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी बोल रहा है कि एक साइनोसॉइडल एसी वेव के कुछ टर्म्स हैं वो बताने। तो सबसे पहले एक अच्छी सी साइनोसॉइडल एसी वेव बनाओ, एटलीस्ट दो साइकिल बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो साइकिल मैं कैसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आने के बाद ये चीज फिर रिपीट हो रही है। एक्स एक्सिस पे ओमेगा टी लिख दिया। ओमेगा क्या है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2 पाई एफ। एक्स एक्सिस को आप टी के रूप में भी बता सकते हो, अगर टी के रूप में बताओगे तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेकेंड। ओमेगा टी के फॉर्म में बता रहे हो तो ओमेगा ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, टाइम की होती है सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कैंसिल, तो वाई एक्सिस की इसकी अगर मैं बोलता हूँ क्या हो जाएगी, तो रेडियंस हो जाएगी। दैट्स वाई मैंने यहाँ क्या लिखा है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। एक साइनोसॉइडल वेव बनाना है। अब टाइम पीरियड बताना है, तो देखो टाइम पीरियड आपको पता है कि कोई भी वेव कितनी देर के बाद अपने आप को रिपीट करती है। तो आप देख रहे हो इस 2 पाई के बाद ये वेव अपने आप को रिपीट करी, तो 2 पाई जो है इस वेव का क्या हो गया, टाइम पीरियड। बस वही चीज यहाँ लिखी हुई है, देखो कितने इफेक्टिव वे पे ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि एसी वेव इज पीरियोडिक इन नेचर। पीरियोडिक मतलब तो अपने पैटर्न को रिपीट करती है। Means at every defined interval the wave repeat itself. Time period is the minimum time after which the wave repeat itself. From the above figure we can see that from 0 to 2 pi the wave complete its pattern, and after 2 pi time, after 2 pi time the wave start repeating itself. wave अपने आप को 2 pi के बाद क्या करती है, रिपीट करने लगती है। thereby we can say time period of the wave is कैपिटल टी। क्या है टाइम पीरियड, कितना है, 2 पाई रेडियंस है, 2 पाई रेडियंस है। रेडियन वाला कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। इसी तरीके से आरएमएस वैल्यू होती है। तो आप देखो क्या होता है कि जब कोई भी एक एसी वेव मैंने ऐसे ऐसे बना दी, मैंने बोल दिया ये 100 वोल्ट की वेव है। अब इसमें 100 वोल्ट कहाँ है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर इधर। इसको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आरएमएस का। मतलब ये कौन सी वैल्यू होती है, इस वेव की इफेक्टिव वैल्यू होती है। वही वो है कि सिंस एसी वेव is not constant with respect to time as we can see from the above figure, thus we use the concept of RMS value to show the effective value of the AC wave. RMS stands for root mean square value which can be described as follows. किसी भी जो v है, ये जो v है इंस्टेंटेनियस फॉर्म में, इसकी RMS वैल्यू कितनी होगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये है मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या है, ये जो वैल्यू है ये क्या है, Vm। तो Vm बाई √2 क्या हो गया, RMS। और 1 बाई √2 ऑपरेशन लगाते हो तो कितना आता है, 0.707। मतलब उस वेव का कितना परसेंट, 70.7% ऑफ जो Vm है वो क्या है, वो है V की RMS वैल्यू। ये हो गया RMS वैल्यू। थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली भी आप बता दो। तो मैथमेटिकली आपको क्या बताना, RMS का मतलब है रूट मीन स्क्वायर। और देखो कोई भी ये वेव है ना, ये वेव है ना, इस वेव को रिप्रेजेंट करने का अगर ये मैं लिखता हूँ v और यहाँ पे लिखता हूँ क्या, ओमेगा टी, तो इसका एक इंस्टेंटेनियस फॉर्म होता है। मतलब v एज द फंक्शन ऑफ टाइम क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे Vm साइन ओमेगा टी। मतलब ये वेव का इक्वेशन है ऐसा। तो ये Vt लिखा। अब RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करो, स्क्वायर, फिर क्या करो, मीन। मीन का मतलब एक कंप्लीट टाइम पीरियड में क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो वेरिएबल के साथ, फिर क्या कर दो, रूट लगा दो। वही चीज है, रूट मीन स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट। तो ये सॉल्व करोगे तो Vm बाई √2 आएगा। आपको सॉल्व नहीं करना है, डेरिवेशन नहीं पूछा गया था, आरएमएस की डिफिनेशन पूछी गई थी, ये बता दिया। तीसरा क्या पूछ रहा है, एवरेज वैल्यू क्या होती है। तो देखो आप अगेन फिर से देखो, किसी भी साइनोसॉइडल ऐसी वेव की जब हम एवरेज वैल्यू एक कंप्लीट साइकिल की बात करते हैं तो जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही क्या है, निगेटिव एरिया। तो अगर एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू कितनी हो गई, 0। इसलिए हमने क्या लिखा है, over a complete cycle one over a complete one cycle the average value of AC wave is 0. Thus for making it valid we compute the average value of AC wave for half cycle as follows. एक हाफ साइकिल लो, हाफ साइकिल मतलब कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक, क्योंकि फुल साइकिल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 पाई तक। उसका एवरेज निकाल दो। एवरेज क्या है, मैथमेटिकली बात करें तो सभी चीजों का योग, योग का मतलब इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई जितना नंबर है। तो ये कंटिन्यूस टाइम के लिए ऐसे लेते हैं एवरेज, ये आ जाता है 2 Vm बाई पाई।
फिर लास्ट में पूछा है फॉर्म फैक्टर क्या होता है, तो फॉर्म फैक्टर होता है वो बताता है, इंफॉर्मेशन बताता है कि किसी वेव का शेप कैसा है, वेव का शेप कैसा है। और इसका फॉर्मूला होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। आरएमएस होती है वीएम बाई रूट टू और एवरेज होती है 2 वीएम बाई पाई। इसको आप सॉल्व करोगे तो फॉर्म फैक्टर आपका कितना आएगा 1.11। कितना फॉर्म फैक्टर आएगा 1.11। तो ये हो गया एक शॉर्ट एंड स्वीट आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 3 का ए क्या दिया था कि एक आर और एल मिलके एक चोक कॉइल फॉर्म कर रहे हैं और ये दोनों लगे हुए हैं और इनके साथ सीरीज में एक कंडेंसर लगा हुआ है। 200 वोल्ट की सप्लाई है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। अब आपको क्या निकालना है, इंपीडेंस निकालना है। इंपीडेंस क्या होता है, जेड। जेड क्या होता है, सबका सम। तो आर प्लस ये कितना रिएक्टेंस ऑफर कर रहा है, जे एक्सएल। कितना रिएक्टेंस ऑफर कर रहा है, जे एक्सएल। ये कितना ऑफर कर रहा है, जे एक्स सी। वही चीज लिखी है, आर प्लस जे एक्सएल माइनस जे एक्स सी। और एक्सएल कितना होता है, एक्सएल होता है 2 पाई एफ एल। एक्स सी कितना होता है 1/2 पाई एफ सी। इसी तरीके से आपने यहाँ पे जेड निकाल लिया, ये जेड आपने सॉल्व किया तो कितना आ गया 10 माइनस जे 16.13 ओम। ये यूनिट्स वगैरह लिखना है, जो आंसर आया उसको डिब्बे में बंद करके लिखना है। हो गया, सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्या निकालना, करंट। करंट क्या होता है, वी बाई जेड। करंट क्या होता है एसी सर्किट, वी बाई जेड। वी कितना है 200, जेड कितना है जस्ट अभी निकाला। इस देखो, जब भी आप एसी सर्किट करते हो ना तो आपको रेक्टेंगुलर से पोलर का कन्वर्जन अपने कैलकुलेटर में करते आना चाहिए। नहीं आता है तो इसका भी मेरा एक वीडियो मेरे उसमें पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप देख लेना। तो इस रेक्टेंगुलर फॉर्म को मैंने यहाँ पोलर में कन्वर्ट कर लिया, फिर 200 से इसको डिवाइड कर दिया और ये एंगल ऊपर ले गया तो ये एंगल आ गया करंट का। पॉजिटिव एंगल है मतलब क्या होगा, अगर ये जीरो एंगल की लाइन है तो 58 कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं आएगा। मतलब जो करंट है आपका क्या चल रहा है, लीड होके चल रहा है, लीडिंग एंगल है। तो पावर फैक्टर भी क्या आएगा जो अगले केस में निकालना है, कॉस ऑफ दिस एंगल। कैसा, लीडिंग। क्योंकि करंट क्या कर रहा है, लीडिंग। क्यों लीडिंग है, क्योंकि इस सर्किट में डोमिनेट क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है सी ओवर एल। दैट्स वाई नेचर कैसा है, लीडिंग है। रियल पावर निकालना। रियल पावर का फॉर्मूला आपके हाथ में होना चाहिए, वी आई कॉस वाई। वी है 200, आई है 10.54, कॉस वाई है इतना। सम तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आ गया आपका रियल पावर। क्वेश्चन कंप्लीट। फुल मार्क्स मिलेंगे, 100% मार्क्स मिलेंगे। जितना पूछा गया था सब बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बी में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 का बी बोल रहा थी एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इम्पीडेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, एक्टिव पावर क्या होता है एक सीरीज आरएलसी सर्किट में। तो ये सब बताना है, इसका एक डेरिवेशन हो सकता है आपको करना है। तो एक्सप्रेशन बताना है, तो जेड क्या होगा इसमें, आर प्लस जे एक्सएल माइनस जे एक्ससी। वही चीज यहाँ लिखी हुई है, जहाँ पे एक्सएल क्या है 2 पाई एफ एल, एक्ससी क्या है 1/2 पाई एफ सी। इसको यहाँ से कंप्लीट लिख दिया। एक्सएल एंड एक्ससी आर दी इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंसेस रिस्पेक्टिवली, खत्म। अब आ जाओ करंट पे। करंट कितना होता है, करंट होता है वी बाई जेड। वी है इतना, जेड है इतना। जेड का आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्म लिखना है, इसका कौन सा फॉर्म लिखना है, पोलर फॉर्म। तो ये आपने पोलर फॉर्म लिख दिया। और ये क्या हो गया, एंगल। एंगल नीचे से ऊपर गया तो क्या हो गया माइनस, तो एंगल ये यूनिट हो गई। तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, आई का मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, एंगल है। सिमिलरली आगे पावर फैक्टर पूछा गया, तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द इम्पीडेंस ट्रायंगल। ये जो फाई है ना, ये इम्पीडेंस ट्रायंगल अगर आप देखो, जेड इज इक्वल टू क्या होता है, आर प्लस जे एक्स। अगर इसको ऐसे ट्रायंगल में बनाया तो ये क्या है, आर। इसका जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, एक्स। जे के साथ है ना इमेजिनरी पार्ट, और ये क्या है, इनका जो इक्विवेलेंट है, इनका जो कहना चाहिए कि मैग्नीट्यूड है, आर स्क्वायर प्लस जे एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस लगाओ। ये क्या हो गया जेड, ये क्या हो गया फाई। और कोसाइन ऑफ दिस एंगल क्या है, कॉस फाई। और कॉस फाई क्या है, आर बाई जेड। तो कॉस फाई को कई तरीके से बता सकते हो। कॉस फाई को बोल सकते हो, कॉस फाई जो है पावर फैक्टर है। और पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर है कोसाइन, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन, किसके किसके बीच का एंगल, वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल का कोसाइन। या कि आप कह सकते हो आर बाई जेड। फर्दर और भी बहुत सारे डिफिनेशन, इट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू इम्पीडेंस, इट इज द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू अपीयरेंट पावर, इट इज द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। यहाँ पे कई सारी चीजें लिख सकते हो। देन क्या पूछा गया, एक्टिव पावर क्या होता है। तो एक्टिव पावर अगेन इसी पावर ट्रायंगल पे जो आर था आपका, एक्स था और जेड था, उसमें क्या करो, आई स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो। तो तीनों में आई स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, इंपीडेंस ट्रायंगल किस में कन्वर्ट हो गया, पावर ट्रायंगल पे। और पावर ट्रायंगल पे ये चीज जो है रियल पावर है, जो रियल एक्सिस पे है, जो इमेजिनरी एक्सिस पे है वो रिएक्टिव पावर है क्यू। ये कौन सा पावर है, एक्टिव पावर पी। और जो इनका सबका इक्विवेलेंट है वो कौन सा है, अपीयरेंट पावर एस। तो यहाँ पे बता दिया पी आई स्क्वायर आर होता है। और कैसे, आई स्क्वायर आर से वी आई कॉस फाई हो गया। और बस इतना ही पूछा था, क्यू और एस नहीं पूछा था तो नहीं बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 के पे आ जाओ। 4 का ये क्या बोल रहा है, पावर इन सीरीज आरएलसी सर्किट के बारे में डिस्कस करना है। तो आप ये देखो, ये एक अच्छी चीज मैंने यहाँ लिखी है, पूरा अपने मन से एक फिलोसफिकल आंसर बनाया है।
और इट इज़ वेरी गुड। तो आप इसको रीड करना। और हाँ, एक चीज़ और है, ये जो कि इसकी पीडीएफ है, आप मुझे मैसेज करोगे कमेंट बॉक्स पे, तो मैं आपको ये पीडीएफ भी पूरी की पूरी सेंड कर दूंगा। अगेन, तो पावर इन एसी सर्किट क्या बोल रहा है कि कितने तरीके के पावर होते हैं, तो तीन होते हैं उसके, जो है तीन कैटेगराइज होती हैं, पी, क्यू और एस, एक्टिव, रिएक्टिव, एपिरेंट। एक्टिव क्या होता है? एक्टिव पावर बेसिकली रियल पावर होता है। रियल पावर क्या है? जो पावर आपका कंज्यूम हो रहा है, जो स्टोर नहीं हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ वर्क, वो जो चला गया, वो पावर क्या है? वो पावर है एक्टिव पावर। और जो हम जानते हैं कि आर, एल और सी में खाली आर जो होता है वो क्या करता है? पावर को डिसिपेट करता है। एल और सी क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। ये किस में स्टोर करता है? मैग्नेटिक फील्ड में। ये किस में स्टोर करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। तो ये जो स्टोर्ड पावर होता है ना, वो क्या होता है? कंजम्पशन में नहीं आता है। दैट्स वाई स्टोर है। कब तक स्टोर करेगा? जितनी इसके अंदर कैपेबिलिटी, उसके बाद क्या करेगा? रिपीट, आई मीन रिफ्लेक्ट करेगा। तो वो चीज आगे मैंने बताई है कि जो एल और सी की स्टोर्ड एनर्जी है, वो सोर्स सोर्स और एल के बीच में क्या रहती है? ट्रेवल करती रहती है। इधर ये चार्ज हो गया तो इसको दे दिया, ये चार्ज हो गया, तो ऐसे ट्रेवल करती रहती है। तो वो वाला पावर हो जाता है क्यू। और जो आर में पावर डिसिपेट हो रहा है ना, आई स्क्वायर, ये वाला पावर है पी। और जो ये क्यूब में मतलब एक्स एल पे जो डिसिपेट हो रहा है, वो कौन सा पावर है? आई स्क्वायर एक्स, ये क्या है? क्यू। और पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर बोल दिया तो ये क्या हो गया? एस। मतलब एस को क्या बोल सकते हैं? पी प्लस जे क्यू। वही चीजें आगे सब बताई हुई हैं। अभी एक्टिव पावर को मैंने और अच्छे से डिस्कस किया है, एक इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाया है, पावर ट्रायंगल बनाया है, बताया है ये पी है, ये क्यू है, ये एस है। इसी तरीके से अगर रिएक्टिव पावर की बात करें, तो रिएक्टिव पावर में क्या होता है आपका? रिएक्टिव पावर जो आपका रिएक्टिव कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग होता है, एक्सएल और एक्ससी। तो आई स्क्वायर एक्सएल करते हैं तो ये भी क्यू है, आई स्क्वायर एक्ससी करते हैं तो ये क्या है? ये भी क्यू है। ये बेसिकली कौन सा है? लैगिंग। ये कौन सा है? लीडिंग। तो क्यू के दो नेचर है, यहाँ पे मैंने कलेक्टिवली बता दिया, आई स्क्वायर एक्स वी आई साइन पाई। ठीक है, इसकी यूनिट बिल्कुल बताना मत भूलना। इसकी यूनिट होती है वार। एक्टिव पावर की यूनिट होती है वॉट। इसी तरीके से तीसरा कौन सा पावर है? अपीरेंट पावर। अपीरेंट पावर की यही डेफिनेशन है कि जो आपका ये सोर्स है, ये सोर्स जितना पावर इंजेक्ट कर रहा है सर्किट में, मतलब अगर ये वी है, ये आई है, तो कितना पावर इंजेक्ट कर रहा है? वी आई। और एसी सर्किट में कैसे बताते हैं? वी आई कंजुगेट। ये कौन सा पावर है? ये पावर है एस। और ये जो एस है बेसिकली क्या है? पी और जे का सम है, फेजर सम। और अगर इस एस के मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना होगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। वही चीजें यहाँ लिखी हुई है। दिस इज द टोटल पावर ऑफ combination of P and Q which is being supplied from AC source to the series RLC circuit। ऐसा ऐसा है, P plus JQ V y एक्सिस, ये सब चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बी में आ जाओ। 4 का बी है, मैं अपने बच्चों को भी बताता हूँ कि हिस्टेरिसिस कर्व पढ़ के जाना, 100% आएगा, हर साल आता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी के नाम से ये आया है। तो ये एक मटेरियल बना दिया, एक बॉक्स, ये फेरोमैग्नेटिक, उसमें वाइंडिंग कर दी, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया, दे उसमें वोल्टेज दिया, करंट दिया, करंट दिया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा। फील्ड बनेगा मतलब मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। बस इसी का कितना करंट देने पे कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, इसका जो कर्व है वही उसकी मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक। आप क्या उम्मीद करते हो? आप सोचते होगे कि जितना मैं आई दूं उतना मेरा मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाए, मतलब लीनियर कर्व है। ये लीनियर कर्व होता है एयर के केस में। लेकिन हमारा जो मटेरियल है, मटेरियल का क्या है? मैग्नेटाइजेशन होगा होगा होगा, फिर क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अब उससे ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो जा सकता है, तो उससे आगे आप मत बढ़ो, सेचुरेशन का मोड आ गया। फिर क्या करो? करंट को घटाओ। तो कैसा, क्या उसी जिस रेशियो में बढ़ा था उसी रेशियो में डीमैग्नेटाइज हो रहा है? नहीं, कुछ इस नेचर को फॉलो करता है। तो कुछ इस तरीके का कर्व आ जाता है। इस कर्व को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस कर्व। इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे आप इस पॉइंट पे देखो, ओ है और ये बी है। ओ बी में क्या समझ में आ रहा है? एक्स एक्सिस कितना है? एक्स एक्सिस एच। एच मतलब क्या है? यूनिट, एम्पियर पर मीटर। मतलब करंट की इंटेंसिटी कितनी है? तो जीरो है। फिर भी फ्लक्स की डेंसिटी है बी। बी क्या है? फ्लक्स डेंसिटी। एच क्या है? इंटेंसिटी। सारी चीजें नीचे लिखी हुई हैं। तो करंट नहीं है, फिर भी मैग्नेटाइजेशन है। तो कौन सा मैग्नेटाइजेशन है? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है। रिटेंटिविटी, कोएर्सिविटी, रिवर्स रिटेंटिविटी, रिवर्स कोएर्सिविटी, ये सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी। बहुत अच्छी थ्योरी है, मैंने अपने से लिखी है। जो मुझे एक बीइंग ए टीचर अच्छा लगता है पढ़ने में, वही मैंने बच्चों के लिए लिखी है। कि अगर आप ऐसा आंसर्स लिखते हो या कि इससे भी अच्छा लिखते हो, डेफिनेटली आप 100% मार्क्स आपको मिलते हैं। तो मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैन बी अंडरस्टैंड by BH कर्व। B stands for फ्लक्स डेंसिटी, H stands for मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और B और H आपस में कैसे रिलेटेड है? B इज इक्वल टू म्यू H। म्यू क्या है? परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या बताती है? परमिएबिलिटी बताती है कि कितना मैग्नेटाइजेशन को परमिट करेगा, परमिएबिलिटी है उसकी। ठीक है ना? तो जैसे कि आपकी कंडक्टर मटेरियल में कंडक्टिविटी होती है, उसी तरीके से परमिटिविटी है, परमिएबिलिटी है। म्यू सोज द प्रॉपर्टी ऑफ म्यू सोज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, इट्स यूनिट इज हेनरी पर मीटर। और एयर के केस में म्यू की ये सब वैल्यू लिखो। ये सब लिखने से थोड़ा इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है कि आपने रियली पढ़ा हुआ है। एकदम से थ्योरी भी नहीं दिखनी चाहिए कि बस एकदम से थ्योरी थ्योरी दिख रही है। थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स, थोड़ा फिगर्स, थोड़ा सा बॉक्सेस में टिक हो, अंडरलाइन हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब जो मैंने आपको बताया था ना कि आपने आपने आई दिया
तो आपका ये फ्लक्स बढ़ रहा है, फिर एक समय पे आने के बाद सेचुरेशन, फिर आपने आई घटाना शुरू किया तो डीमैग्नेटाइज, फिर और घटाया तो ये रिवर्स डीमैग्नेटाइज, फिर उसको बढ़ाया तो कुछ ऐसा। तो ऐसा एक पूरा का पूरा कर्व के बारे में पूरी डिस्कशंस लिखी है, यहाँ पे पढ़ना इसको अच्छे से, सारे पॉइंट्स लिखे हैं, ओ ए बी सी डी ई एफ सारी चीजें लिखी हुई हैं इसी डिस्कशन में यहाँ पे है, और ये खत्म होता है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन नंबर 5 का। ये क्वेश्चन नंबर 5 का एक बहुत स्वीट एंड सिंपल क्वेश्चन है, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो 3 लॉ होते हैं, एक फेराडे का फर्स्ट लॉ होता है, एक फेराडे का सेकेंड लॉ होता है, और एक बाद में कौन सा लॉ होता है, लेंज लॉ होता है। तो ये आपने 12th में भी पढ़ा है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ बोलता है कि कोई आर्मेचर कंडक्टर है, यहाँ पे कोई फ्लक्स है, अगर ये फ्लक्स टाइम वेरिंग नेचर का है, बदल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। यही फर्स्ट लॉ बोलता है। सेकंड लॉ क्या बोलता है, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा जिस रेट से फ्लक्स कट रहा है, फ्लक्स कटिंग एक्शन कितना हो रहा है। और यहाँ पे अगर इसको आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हो तो एन आ जाता है, डी फाइव बाई डी टी। ये एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ये टर्न्स दिख रहे हैं, ये कितने बार आपके कंडक्टर में नंबर ऑफ टर्न्स है। और बाद में तीसरा लॉ क्या आता है, तीसरा लॉ है लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या बोलता है, कैसा डायरेक्शन क्या होगा उसका, तो बोलते हैं इफेक्ट अपोजेस द कॉज, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है। तो देखो पहले ईएमएफ इंड्यूस हुआ, प्रोपोर्शनल हुआ, इतना हुआ, फिर माइनस साइन से लेंज लॉ से पढ़ लेना, वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन, शॉर्ट एंड स्वीट है। 5 नंबर का ए, 5वें का ए कर दिया, खत्म। अब 5वें का बी आ जाओ। ये ओसीएससी टेस्ट का न्यूमेरिकल है। ओसीएससी टेस्ट आप अच्छे से पढ़ लो। ओसी देखो, ओसी टेस्ट जो होता है ना, किसी भी ट्रांसफार्मर में ओसी टेस्ट कहाँ पे परफॉर्म करते हैं, हाई वोल्टेज साइड को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो अब ये साइड ओपन है, ये एक ट्रांसफार्मर है, ये एक ट्रांसफार्मर है, ये एक साइड है, एक साइड ये है, इस साइड को क्या कर दिया, ओपन। तो सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट तो यहीं लगाओगे, एमीटर लगाओगे, वॉट मीटर लगाओगे, वोल्ट मीटर लगाओगे, सप्लाई लगा दोगे। तो वही ये कनेक्शन किया हुआ है, देख लेना, ये सप्लाई है, ये वोल्ट मीटर है, ये वॉट मीटर है, एमीटर है, और ये आपकी एलवी साइड है, ये आपकी एचवी ओपन है। फिर रीडिंग क्या है, डब्ल्यू नॉट इतना है, और डब्ल्यू नॉट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वी नॉट आई नॉट कॉस फाई नॉट। तो यहाँ से वी नॉट और आई नॉट कितना है, ये वी नॉट है, ये आई नॉट है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस फाई नॉट हो जाएगा। कॉस फाई नॉट जैसे ही आया, साइन फाई नॉट निकाल लो। फिर जो आई नॉट यहाँ से करंट आ रहा है, इक्विवेलेंट सर्किट से बना लो, दो कंपोनेंट है, आई वन और I2। I1 कहाँ जा रहा है, कोर के रेजिस्टेंस पे, I2 कहाँ जा रहा है, कोर के रिएक्टेंस पे। I1 कितना हो जाएगा, I नॉट का रियल पार्ट, I नॉट कॉस फाई, I2 कितना हो जाएगा, I नॉट साइन फाई। तो यहाँ से I1 I2 आ गए। अब देखो इस वोल्टेज सोर्स के ये R जस्ट पैरेलल में है, तो आपका क्या फॉर्मूला बनेगा, आपका फॉर्मूला बनेगा कि I1 इंटू आर सी इज इक्वल टू 200 वोल्ट। तो ये आरसी कितना हो जाएगा, V अपॉन I1 200, तो ये आरसी की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली एक्सएम की वैल्यू हो जाएगी। तो कोर का रेजिस्टेंस और कोर का रिएक्टेंस आपने निकाल लिया। यही पूछा गया था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ओसीएसटी टेस्ट रिजल्ट गिवन है, क्या निकालना है, इक्विवेलेंट सर्किट का पैरामीटर। तो पता होना चाहिए ओसी टेस्ट से कौन सा पैरामीटर निकलता है। अगर ये इक्विवेलेंट सर्किट है ट्रांसफार्मर का, ऐसा बनता है, तो ओसी टेस्ट से निकलते हैं शंट पैरामीटर। शंट पैरामीटर का मतलब क्या हुआ, ये पैरेलल वाले आरसी और एक्सएम, और ये वाला पैरामीटर आर टोटल और एक्स टोटल किससे निकलेगा, ये निकलेगा एससी टेस्ट से। क्योंकि एससी टेस्ट का करंट इतना ज्यादा होता है कि इस ब्रांच को अपन क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। पूरा का पूरा एनालिसिस यहाँ, अब खुद सोचो, एससी टेस्ट में अगर वोल्टेज इतना दिया हुआ, करंट इतना दिया हुआ, दोनों का आपको रेशियो निकालना है, तो जेड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बस वही चीजें। अब एससी टेस्ट पे आ जाओ। एससी टेस्ट में क्या बोल रहा है, एससी टेस्ट में है कि एससी टेस्ट में बस ध्यान रखना है कि कौन सी वाइंडिंग को शॉर्ट करना है, एलबी वाइंडिंग को। परफॉर्म कहाँ से करना है, एचवी वाइंडिंग से। तो ये एलबी शॉर्ट कर दिया, एचवी से परफॉर्म किया। तो ये अब देखो यार, यहाँ पे एक चीज और पूछा गया था कि आपको बताना है रिफर टू प्राइमरी साइड, जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसको प्राइमरी साइड रिफर करो। आगे मैंने वो चीज मेंशन की है, उसमें टर्न्स रेशियो की जरूरत पड़ती है, N1 अपॉन N2 की, या कि V1 अपॉन V2 की, जो कि नहीं दी गई थी। इसीलिए हमने बता दिया कि जो हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है वो बेसिकली R2 प्लस R1 डैश आ रहा है, मतलब सेकेंडरी का रेजिस्टेंस प्लस ये प्राइमरी का रेजिस्टेंस डैश लगा है, मतलब रिफर टू सेकेंडरी साइड, मतलब टोटल का टोटल रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है, सेकेंडरी साइड पे। प्राइमरी पे बताना था, लेकिन उसमें क्या नहीं दिया हुआ है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो एससी टेस्ट में आपको सिंपल देखो, ओसीएससी टेस्ट में ना बस दो ही फॉर्मूले हैं, एक वॉट मीटर का लगाना है, क्या, आई स्क्वायर आर और वी आई कॉस फाई। ये एक फार्मूला याद रखना है। एक याद रखना है कि वी बाई आई इज इक्वल टू जेड होता है। एक याद रखना है कि जो आर होता है वो होता है जेड कॉस फाई, और एक याद रखना है जो एक्स होता है वो होता है जेड साइन फाई। ये चीजें बेसिक्स में आपने पढ़ी होंगी, यूनिट 2 में भी, 3 में भी। तो बस वही सारे फॉर्मूले हैं। और जो आर निकल रहा है वो आर टोटल है, और जो एक्स निकल रहा है वो एक्स टोटल है। यहाँ से आर टोटल आ जाएगा इतना, यहाँ से फाई एस आ गया, साइन फाई एस आ गया, वी बाई जेड किया तो आई आ गया, तो जेड टी आ गया इतना।
और जेड टी है तो आर टी कितना होगा, जेड टी कॉस फाइव, जेड टी साइन फाइव, ये चीजें आ गई। यहाँ पे एक चीज मैंने मेंशन की है, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग आर टी एंड एक्स टी इन द प्राइमरी साइड वी नीड द इंफॉर्मेशन ऑफ टर्न्स रेशियो और रेटेड वोल्टेज ऑन आइदर साइड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर विच इज नॉट गिवन। तो अपन यहाँ से सेफ हो गए। फिर क्या पूछा है कि हेंस द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ऐसा बना दिया। ये पैरेलल वाले जो पैरामीटर्स थे ये कौन कौन से थे, आर सी और एक्स एम। ये क्या है, ये है आर टोटल और ये है एक्स टोटल। ये सारी चीजें अपनी आ गई। इसी बात क्वेश्चन नंबर 6 के पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 का है, मैंने पहले ही बताया था, थोड़ा सा फर्स्ट ईयर के हिसाब से अनएक्सपेक्टेड, लेकिन चूंकि आ गया है तो आप इसको पढ़ लेना। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक पूछा है इंडक्शन मोटर की। अगर मैं यहाँ पे बना के बता दूं, देखो इस एक्सिस पे बनाना है स्लिप, इस एक्सिस पे बनाना है टॉर्क, और ये नेचर तो याद कर लो पहले तो ऐसा। और यहाँ पे जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो क्या बोलोगे, स्टार्टिंग टॉर्क। ये मैक्सिमम जा रहा है क्या बोलोगे, मैक्सिमम टॉर्क। और देखो आप ये इन दोनों रीजन पे क्या हो रहा है, टॉर्क और स्लिप का रिलेशन देखो। ये तो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो जोन है ये लीनियर है, और ये वाला जोन कैसा है, नॉन लीनियर। तो जो भी ऑपरेशन होगा किस जोन में होगा, इस जोन में होगा। वही सारी चीजें लिखी हैं। अब चूंकि टॉर्क स्लिप का कैरेक्टरिस्टिक बनानी है तो आपको टॉर्क और स्लिप का फार्मूला पता होना चाहिए, तभी तो बनाओगे। तो ये मैंने एक फार्मूला लिखा है, ये आप पढ़ लेना। इसमें सब कुछ लिखा है, वी डी क्या है, ए टी डी क्या है, वी वन क्या है, ये सब चीजें लिखा। और ये कैरेक्टरिस्टिक बना दी और सारे नोटेशंस लिख दिए। और ये एक चीज और ध्यान रखना, देखो जो स्लिप होती है ना, स्लिप होती है उसका फार्मूला होता है एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। और जब एन आर क्या होता है, जीरो, मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग। ये कौन सी स्पीड है, रोटर की स्पीड। जब रोटर घूम ही नहीं रहा है तो स्टार्टिंग में जीरो है, तो स्लिप कितनी हो जाएगी, वन। तो आप देखो यहाँ पे स्लिप कितनी है, वन। यहाँ पे स्लिप कितनी है, जीरो। यहाँ पे एनआर कितना है, जीरो। यहाँ पे एनआर कितना है, मैक्सिमम है, एनएस के बराबर है। तो आप देखो तो एन कैसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है। स्लिप कैसे बढ़ रही है, ऐसे बढ़ रही है। तो अगर आप इस जोन की बात करते हो, इस जोन की बात करते हो, तो क्या दिख रहा है आपको, स्लिप बढ़ रही है कि घट रही है। यहाँ से यहाँ जाने पे स्लिप क्या हो रही है, स्लिप कम हो रही है, स्लिप कम हो रही है। और टॉर्क क्या हो रहा है, टॉर्क बढ़ रहा है। तो क्या रिलेशनशिप है, टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, इस रीजन में। और इस रीजन में क्या है, स्लिप भी कम हो रही है और टॉर्क भी कम हो रहा है। तो क्या रिलेशन हो गया, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप। दो रीजन है, हाई स्लिप रीजन, लो स्लिप रीजन। क्या हो रहा है, ये बस इतनी चीजें लिख दो, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के हिसाब से बहुत है। थ्योरी के हिसाब से जितनी रेलिवेंट थ्योरी है मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। क्वेश्चन नंबर 6 के बी पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 का भी अगेन इंडक्शन मोटर का पावर कैलकुलेशन के हिसाब से इफिशियंसी निकालनी थी। मतलब दिया होता, देखो ये 6 अगेन थोड़ा सा हाई लेवल का है, नहीं आना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन 6 का ए और बी आप इग्नोर कर सकते थे, फिर भी हम तो बीइंग ए टीचर मैं तो बता देता हूँ आपको क्या है। ये एक इंडक्शन मोटर है 3 फेज, ये इसका क्या है, ये इसका स्टेटर है। यहाँ से आपका कोई भी पावर क्या जाएगा, इसको क्या बोलोगे, इनपुट पावर। और यहाँ पे लगा हुआ है साफ्ट, यहाँ पे जो आप पावर कलेक्ट कर रहे हो वो कौन सा पावर है, साफ्ट पावर। इनपुट पावर जैसे ही गया, यहाँ पे क्या है, स्टेटर में बाइंडिंग है, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा, लॉस होगा। कौन सा लॉस हो जाएगा, कॉपर लॉस। फिर इसमें कुछ मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक है, तो कौन सा लॉस हो जाएगा, आयरन लॉस। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, ये रोटर है, ये रोटर है। रोटर में पावर गया यहाँ से, तो क्या बोलोगे, एयर गैप पावर। फिर रोटर पे लॉस हुआ, फिर मैकेनिकल पावर डेवलप हुआ, फिर मैकेनिकल लॉसेस हुए, फिर जाके यहाँ पे साफ्ट पे आया पावर, साफ्ट पे। तो ये साफ्ट का पावर और ये इनपुट पावर, इनका जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, इफिशियंसी। इफिशियंसी बतानी थी, तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पावर फ्लो की स्टेजेस। देखो ये बनाई मैंने, सबसे पहले इनपुट पावर जा रहा है, फिर उसमें क्या लॉस हो गया, स्टेटर का कॉपर लॉस और कोर लॉस हो गया। जो पावर बचा वो कहाँ चला गया, एयर गैप पे चला गया। फिर क्या लॉस हो गया, रोटर का कॉपर लॉस हो गया। फिर क्या हो गया, पावर डेवलप हुआ। फिर कौन सा लॉस हुआ, मैकेनिकल लॉस हुआ। फिर कौन सा पावर आपका साफ्ट पे आया, साफ्ट पावर आ गया। इतना बताना है। ये पीएजी एयर गैप पावर है, पीडी डेवलप्ड पावर है, पीएसएस सॉफ्ट पावर है। ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है यहाँ पे। पी जो आपका डेवलप हो रहा है और एयर गैप पावर में क्या रिलेशन है, यह भी आगे काम आएगा, क्योंकि इसने कौन कौन सी वैल्यू दी है, कोर लॉस दिया है, मैकेनिकल लॉस दिया है, स्टेटर कॉपर लॉस दिया है, सॉफ्ट पावर दिया है, स्लिप दिया है। तो इस स्लिप से इस इक्वेशन का यूज करना है अभी, और आगे इसका अपन को काम करना है। तो देखो जो डेवलप्ड पावर है वो क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ से देखो, ये डेवलप्ड पावर का क्या हो जाएगा, पीएसएच पर प्लस मैकेनिकल लॉस होगा, पीएसएच प्लस मैकेनिकल लॉस। पीएसएच कितना था, 2 किलोवाट, मैकेनिकल लॉस कितना था, 100। तो ये पावर डेवलप हुआ। अब एयर गैप का पावर कितना होगा, तो पीएजी इज इक्वल टू पीडी अपॉन 1 माइनस एस। तो ये एयर गैप का पावर हो गया। अब इस एयर गैप के पावर से आपको क्या निकालना है, इनपुट पावर। तो कितना हो जाएगा, एयर गैप का पावर, स्टेटर कॉपर लॉस और स्टेटर का कोर लॉस, सबको सम किया तो ये पावर क्या आ गया, इनपुट पावर। और इफिशियंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट कितना था, जो साफ्ट में मिल रहा था, इनपुट कितना है, ये दोनों का रेशियो निकाला, कितना आ गया, 82.5। तो ये हो गया इंडक्शन मोटर का, ये न्यूमेरिकल है, देख लेना। इसकी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, आप अगर मुझसे मांगते हो तो।
देन क्वेश्चन नंबर 7 का है, थ्योरी क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एडर है, फुल एडर और हाफ एडर के सर्किट बहुत अच्छे हैं। फुल एडर को बताना है कि कॉम्बिनेशन, देखो सबसे पहले एडर बताना है। एडर का क्या काम है? ऐड करना, कोई भी दो बिट्स को ऐड करना है। ठीक है, तो एक होता है फुल एडर, एक होता है हाफ एडर। फुल एडर की बात की गई है तो उसी को डिस्कस करेंगे। फुल एडर क्या होता है? तीन इनपुट होते हैं, दो आउटपुट होता है। कौन कौन से इनपुट होते हैं? तो एक बिट हो गई ए, एक बिट हो गई बी, और एक जो गया कैरी आ रही है, तो वो कैरी इनपुट हो गया, ये यहाँ पे गया। ये तीन तीन इसके इनपुट थे, ये दो आउटपुट हो गया क्या? सम। और ये क्या हो गया? कैरी आउट। तो बस इसका एक ये बनाना है, ये लिख देना, इसका ट्रुथ टेबल बना देना है। ट्रुथ टेबल भी देख लो, हालांकि मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे फुल एडर का, वहां से भी आप देखना। तो 0 + 0 कितना हुआ? 0। कैरी कितनी हुई? 0। 0 + 0 कितना हुआ? 0। 0 + 1 कितना हुआ? 1। तो सम हो गया 1, कैरी हो गई 0। 0 + 1 कितना हो गया? 1। +0 कितना हो गया? तो सम हो गया 1, कैरी हो गई 0। 0 + 1 1, 1 + 1 1 0, तो सम 0 कैरी 1। इसी तरीके से इसको पूरा करना। फाइनली 1 + 1 कितना हो गया? 1 0। 1 0 + 1 कितना हो गया? 1 1, तो सम 1 कैरी 1। अब इसका जब देखो यहाँ पे ना, ये चीज ना आप डायरेक्ट याद कर लो, क्योंकि ये क्या होता है, ये कैन नॉट मैप से आती है। अब आपने के मैप वगैरह पढ़ा नहीं है, ये सब चीजें करोगे फिर ये करोगे। ये आप याद रखना कि सम होता है ए, ये एक्स और बी, एक्स और सी। कैरी होता है ए बी प्लस सी इन डॉट ए, एक्स और बी। और इसको ना ड्रॉ कर देना। ये क्या दिख रहा है? तीन इनपुट है, ए बी सी। ये बना लो ए, ये है बी, ये है सी। क्या चाहिए? ए एक्स और बी चाहिए, तो ए और बी को पकड़ो, कहाँ पे दे दो? एक्स और गेट पे दे दो एक्स और। तो यहाँ पे क्या मिल गया? ए एक्स और बी। फिर क्या चाहिए? सी इन, ये सी इन है, सी इन को क्या करो? सी इन को इसके साथ फिर एक्स और कर दो, तो यहाँ पे क्या मिल गया? ए एक्स और बी, एक्स और सी। ये क्या मिल गया? सम। अब दूसरा चीज क्या है? कैरी। कैरी क्या बोल रही है? ए बी को मल्टीप्लाई करो, तो ये ए को पकड़ो, ये बी को पकड़ो, ये इधर पे आ जाओ, और इनको क्या करो? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब कौन सा गेट? एंड गेट। ये एंड गेट का सिंबल याद रखना। ये क्या आ गया? यहाँ पे ए बी आ गया। फिर क्या बोल रहा है? प्लस करो किसके साथ? सी इन ए एक्स और बी। तो ये एक्स और बी आ रहा था, ये सी इन है। पहले तो इन दोनों को मिला, इसमें कौन सा गेट लगाओ? इसमें गेट लगाओ, अगेन एंड गेट लगाओ, ये हो गया। फिर ये और ये, इन दोनों को कहाँ भेज दो? इन दोनों को भेज दो, कौन सा ऑपरेशन लगाना है? और। तो यहाँ पे और गेट लगा दो, देख लेना सिंबल, ये और गया। ये हो गया सम, ये हो गया कैरी, बात खत्म। ये बना दिया। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बना दोगे तो मजा आ जाएगा, अच्छे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का बी क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 का बी, अगेन मैंने बोला थोड़ा सा ये थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स का डीप क्वेश्चन है। तो ये देखो यार, बीजेटी होता है, आपने बीजेटी पढ़ा है 12th वगैरह में। इसकी बाइसिंग होती है। इसमें एक चीज दिया हुआ था कि कैलकुलेट द ऑपरेटिंग पॉइंट फॉर ए फिक्स्ड बाइस। तो आपको ना फिक्स्ड बाइस एनपीएन ट्रांजिस्टर का डायग्राम याद होना चाहिए, तभी बनेगा। बनता है तो ठीक है, नहीं इस तरीके क्वेश्चन को मत अप्रोच करना। 8 में से 5 करने हैं, तो इस तरीके से आपको एक फिक्स्ड वाइस सर्किट यहाँ पे डिजाइन करना है। ये बना हुआ है सर्किट। तो ये आरबी हो गया, ये आई मीन बेस का रेजिस्टेंस, कलेक्टर का रेजिस्टेंस, और ये आपका ट्रांजिस्टर का कलेक्टर हो गया, बेस हो गया, मीटर हो गया। ये थोड़ा सा बताना है क्यू पॉइंट क्या है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक है वीसीई, आईसी, आईसी मैक्स, आईसी क्यू, मतलब वीसी क्यू क्या है, तो मैक्सिमम वीसीसी। ये सारी चीजें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे। आईसीसी निकालना, मतलब क्यू पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे जहां पे आई बी को काट रही है लोड लाइन, आपकी वीसीई और आईसी की वैल्यू कितनी है, वही कहलाता है ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट। इसके बारे में ये चीजें हैं कि ये वाला जो रीजन है सैचुरेशन रीजन है, ये वाला जो रीजन है कट ऑफ रीजन है, इन दोनों के बीच का जो रीजन है एक्टिव रीजन है। ट्रांजिस्टर अगर एक्टिव रीजन में ही ऑपरेट होना चाहिए, इसलिए मैंने इसमें बीटा की 2 वैल्यू लेके बताया है। अगर आप बीटा को 50 लेते हो तो आपका जो वीसी क्यू की वैल्यू आ रही है ना, नॉट ए वैलिड क्यू पॉइंट, इसलिए बीटा की वैल्यू को बाद में मैंने कितना 40 लिया हुआ है। तो अगेन 40 को लेने के बाद किया, तो ये जो आ रहा है 4.24 मिली एम्पियर और 4.072 वोल्ट, ये वैलिड क्यू पॉइंट्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है। 8 में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स की डिफिनेशन पूछी गई है। थ्योरी है, डिपेंडेंट सोर्स मतलब जो किसी पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, अपना पूरा अकेले अकेले जो भी लोड हो, मेरा वोल्टेज तो 100 वोल्ट ही रहेगा जो भी लोड हो। तो इस तरीके की कुछ बनानी है, लिख देनी है, कैरेक्टरिस्टिक दे दी है, सिंबल लिख देना है, उनके बारे में अच्छी एकदम डिफिनेशन लिख देनी है, डिपेंडेंट सोर्सेज के सिंबल बना देने हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का 3 वाला पार्ट है, ओसी एंड एससी टेस्ट है।
ओसी टेस्ट के बारे में थ्योरी पूछी गई है, तो ऑब्जेक्टिव बताओ, प्रोसीजर बताओ, डायग्राम बताओ, वॉट मीटर वोल्ट मीटर रीडिंग के जस्टिफिकेशन बताओ। एससी टेस्ट है तो ऑब्जेक्टिव बताओ, प्रोसीजर बताओ, डायग्राम बताओ, सारी चीजों के जस्टिफिकेशन बताओ, खत्म, पेपर खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 हमने पूरे सॉल्व कर लिया। आपको 5 ही करने से, कोई भी 5 आपको इजी पिक करना है, तो मेरे हिसाब से इंडक्शन वाला जो न्यूमेरिकल है वो छोड़ देना, बीजेटी वाला न्यूमेरिकल है वो छोड़ देना। तो 8 में से कितने हो गए चॉइस? 6। और 6 में से एक आप अपने मन से छोड़ देना, 5 करना है। इस तरीके से मतलब ये जो मैंने पूरा बनाया है ना, ये अप्रोच है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे लिखना है, कैसे लिखने पे 100% मार्क्स मिल सकते हैं, कैसे टाइम का प्रॉपर यूज करना है। अगर आप देखोगे इस पूरे के पूरे 8 क्वेश्चंस को मैंने कितने पेजेस में किया है, तो नियरली 18 टू 20 पेजेस में मैंने इसको कर दिया है। और आप मतलब और इफेक्टिवली है, मतलब ना ज्यादा ना कम, जितना एकदम टू दी पॉइंट है, और 100% मार्क्स सिक्योर करने का तरीका है। सो इस तरीके से आप आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशंस। अगर अभी देखें तो ज़्यादा नहीं, 1 महीने ही बचे हुए हैं। अभी से भी आप तैयारी कीजिए तो डेफिनेटली सक्सेस पा सकते हैं। कोई भी बच्चा कहीं से भी इस वीडियो को देख रहा है, नो प्रॉब्लम। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8319442479। आप इसमें मुझसे कांटेक्ट कीजिए, जो क्वेरी है मैं डेफिनेटली बताऊंगा पी ट्रिपल ई के लिए, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।